नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर है, युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है ये दुनिया। रूस का यूक्रेन पर हमला 50 दिन पार कर चुका, लेकिन अब भी लड़ाई उसी बड़े सवाल के साथ खड़ी है कि क्या रूस ये युद्ध जीतेगा। इस लंबी लड़ाई में पुतिन का अनुमान और उनकी रणनीति दोनों औंधे मुंह गिरते हुए दिख रहे। आर्थिक हालात रूस की खराब होते जा रहे और सेना को लगातार नुकसान होता जा रहा। दोनों तरफ युद्ध की मार पड़ रही है और ये मार युद्ध में रूस की तरफ कितना नुकसान पहुंचा रही है ये आपको बताते हैं। यूक्रेन जो शुरुआती दिनों में बदहवास और हथियार डालता हुआ सा दिख रहा था, लड़ाई को पूरे जुनून और जज्बे से लड़ रहा है। इस वक्त हथियारों की उसे सप्लाई चलती जा रही है, दूसरी तरफ वो लगातार इस युद्ध में आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आईने में ये देखना लाजमी सा हो जाता है कि क्या युद्ध सचमुच विश्व युद्ध है या रूस के लिए कोई आखिरी युद्ध है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हैं इस पर चर्चा के लिए। हम इन मेहमानों से आपका परिचय कराएं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या पूरे नुकसान अभी तक हुआ है, पुतिन की जीत है या ये हार है, ये आपको आंकड़ों के जरिए हम समझाते हैं। देखिए, नेटो की मदद की बात कर रहा है यूक्रेन। रूस के नुकसान का क्या है हिसाब किताब, ये पूरा हिसाब किताब आप इन आंकड़ों के जरिए समझिए, क्योंकि हम कहते हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका, यानी सोचना आपको है कि वाकई ये नफा है या नुकसान है और किसका नुकसान है। रूस के नुकसान का क्या है हिसाब किताब, ये हम आपको अब बताते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे मेहमान, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा डॉक्टर भूषण देवन जो कि कमांडर रिटायर्ड हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ, वो भी जुड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं ये रूस की जीत है या हार। आपको आंकड़ों में दिखाते हैं कि 53 दिनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने अब तक क्या क्या खोया है, ये समझना बेहद जरूरी है। 53 दिन से युद्ध चल रहा है, ये रूस की जीत है या हार है। रूस को नुकसान हुआ है, यूक्रेन ये दावा कर रहा है लगातार। रूस को नुकसान हुआ है, यूक्रेन का ये दावा है। युद्ध जारी है, 53 दिन हो चुके हैं। 20,300 सैनिकों का नुकसान हुआ है रूस को। इसके अलावा 165 विमानों का भी नुकसान हुआ, 165 विमान भी मार गिराए गए हैं अभी तक रूस के। 146 हेलीकॉप्टर मार गिराए यूक्रेन ने, 773 टैंक्स का नुकसान हुआ और आर्टिलरी सिस्टम 376 ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए हैं रूस के। बख्तरबंद लड़ाकू वाहन 2002 नष्ट हो चुके हैं। मोबाइल SRBM सिस्टम जो बेहद महत्वपूर्ण होता है, ये 4 सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं रूस के। इसके अलावा मल्टीपल रॉकेट 127 जो है वो भी नष्ट हो चुके हैं रूस के। ये तमाम चीजें हैं जो युद्ध में रूस को नुकसान हुआ। 8 बोट्स का नुकसान हुआ है, मोटर वाहन उपकरण 1471 का नुकसान हुआ और फ्यूल टैंक्स 76 जिनका नुकसान अभी तक रूस को हुआ है। साथ ही साथ एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर 66, स्पेशल इक्विपमेंट जो होते हैं वो 27 और UAV 148। रूस को ये नुकसान हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए ये यूक्रेन के हवाले से बात कही जा रही है। UAV 148, जहाज या नाव की अगर बात करें तो 8 और युद्धपोत जिस एक नुकसान हुआ, जिसके बाद बहुत बुरी तरह बौखला गया था रूस। यूक्रेन पर जीत के लिए रूस ने परमाणु अटैक को छोड़ दें तो अब तक अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंकी और इसका खामियाजा जहां उसे वैश्विक प्रतिबंधों से चुकाना पड़ रहा, तो वहीं रूस की आर्थिक व्यवस्था भी धीरे धीरे गिरती जा रही। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं रूस की इस अर्थव्यवस्था के बारे में, आपको समझाते हैं। रूस की अर्थव्यवस्था GDP में गिरावट 11.2%, यह अनुमान लगाया गया है कि 11.2% की गिरावट GDP में रूस की हुई है। 300 से ज्यादा विदेशी कंपनियों ने रूस का साथ छोड़ दिया है। रूबल यानी जो वहां की मुद्रा है उसमें 30% से ज्यादा की गिरावट हुई है।
वैश्विक लेन देन से बाहर हो गए हैं 7 बैंक उसके, और आर्थिक नुकसान जो अभी तक रूस को हुआ है वो 10% से ज्यादा हुआ है। यानी इतना सब नुकसान हुआ है, न सिर्फ उसे हथियारों का नुकसान हुआ, जो उसके सैन्य साजो सामान है उसका नुकसान हुआ, बल्कि इसके अलावा और आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कोई भी युद्ध होता है उसका आर्थिक पहलू बहुत बड़ा होता है, जिसका नुकसान मानवीय और आर्थिक दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, और दोनों पे सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो देश है जो युद्ध करता है, और जो जिस पर युद्ध करता है दोनों को एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। दीपक वोरा जी, ये जो नुकसान जिसकी बात हम कर रहे हैं, जीडीपी अनुमानित है कि 11.5% से नीचे चली गई है, इसके अलावा और भी तमाम नुकसान हुए हैं। ये कोई देश आक्रमण करे या उस पर आक्रमण हो, आर्थिक नुकसान होता ही है उसे। आभारी हूँ, आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडिया न्यूज पर भाग लेने का, और फिर आपने ये विशेषज्ञ बिठा रखे हैं, जनरल साइगल, जनरल कादियान, विंको देवनाथ और फिर कमांडर भूषण दीवाना। मैं क्या कह सकता हूँ इनके सामने, इनका तो बहुत तजुर्बा है। अभी कुछ देर पहले जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ये डिस्कशन हम यूक्रेन के बारे में कर रहे हैं आपके चैनल पर, तो उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा, क्या दुनिया अभी भी इंटरेस्टेड है यूक्रेन में? कोई और काम नहीं है उनको कि यूक्रेन 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 के पीछे लगे रहते हैं? इट इज ट्रू, यूक्रेन फटीग बहुत आ चुका है। और ये जो वहाँ के एक्टर हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो उन्होंने कहा है हर रात वो एक मैसेज भेजते हैं अपने लोगों को। तो उन्होंने कहा है कि अब मुझे एयरक्राफ्ट चाहिए, हैवी वेपन्स चाहिए, और ये चाहिए वो चाहिए। और सुना है कि आपकी न्यूज में मैं सुन रहा था किसी आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, उसने पुष्पा डांस किया। मैंने कभी देखा नहीं है, पर शायद ज़ेलेंस्की साहब भी पुष्पा डांस करेंगे अपने प्रोग्राम में। एक रशियन जनरल कहता है कि बाकी जो यूक्रेनियन और विदेशी फाइटर्स हैं मारियोपोल में, उनको एकदम हथियार टेक देने चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएंगे बोलो। सच्चाई क्या है मैम, सिचुएशन क्या है? मैं इतना कहूंगा कि 2003 की फिल्म थी यूएस ऑक्यूपेशन ऑफ इराक के बारे में, उसका शीर्षक था द फॉग ऑफ वॉर, और उसमें आपको पता लगेगा कि जब जंग होता है सबसे पहली मौत होती है सच्चाई की। रूबल की आपने बात की, पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है मेरे विचार में। मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ कि अगर मेरा तेल चाहिए, मेरी ऊर्जा चाहिए, तो रूबल में दो या सोने में दो, और वो लोग दे रहे हैं जिनको उसका चाहिए। और वो वहां पे जो बुजुर्ग बार बैठे हैं अटलांटिक की दूसरी तरफ, उनका नाम मैं अक्सर भूल, जो साहब जो भी हैं, वो कहा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तरह तरह के प्रतिबंध लगा। सुना है कि वो सूरज पे भी प्रतिबंध लगा रहे हैं कि अपनी रोशनी वो रूस के ऊपर ना फेंके। इस सब से हो क्या रहा है? आई रियली डोंट नो। ये लगता है मुझे मैम 3 C's हैं अंग्रेजी में यूक्रेन की सिचुएशन, केओटिक, कंफ्यूज्ड और क्रिटिकल। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। पुतिन साहब के दिमाग में क्या है, अगर लोग अनुमान लगाते हैं मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, कोई नहीं जानता। ज़ेलेंस्की क्या चाहता है मैं जानता हूं, उसने अपनी मानसिक संतुलन खो दिया। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी डोले दिखाता है, कभी बड़े बड़े आंसू बहाता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। और वो जो बुजुर्ग आ रहे हैं उधर, वो तो अपना नाम ही भूल गए। आपने वो वीडियो देखा होगा, स्टेज पे घूम रहे थे, हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे स्टेज पे, और कोई नहीं है। इज दिस व्हाट वी वांट इन आवर वर्ल्ड टुडे? नई दुनिया इस समय पैदा होने की कोशिश कर रही है, पुरानी दुनिया मरने से इनकार कर रही है। यही है मैसेज यूक्रेन का। लेफ्टिनेंट जनरल कादियान, जो बात दीपक वोरा साहब ने कही कि नई दुनिया मरने से इनकार कर रही है, लेकिन नई दुनिया जन्म लेने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप रूस को कहां देख रहे हैं? कितना नुकसान उसको अभी तक हुआ है और इससे उबरने में उसको कितना वक्त लग जाएगा? देखिए, हर लड़ाई में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या प्रोपेगेंडा का बहुत हाथ होता है, लेकिन इस लड़ाई में और भी ज्यादा है, क्योंकि जितने भी समाचार आ रहे हैं वो एक तरफा है। रशिया की तरफ से बहुत कम टिप्पणियां आ रही हैं, तो कमेंट दिए जा सकते हैं, वो अनुमान तो ज्यादा है, सच्चाई पर शायद कम है। अगर रशिया का उद्देश्य कीव पर कब्जा करना और सरकार को बदलना, तो जाहिर है उसमें वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये उद्देश्य था नहीं, ये भी स्पेकुलेशन की बात है। अभी जो लड़ाई का दूसरा फेज चलेगा वो यूक्रेन के पूर्व और उसके दक्षिण में चलेगा। क्या रशिया को फायदा है? क्योंकि एक तो उसकी सप्लाई लाइन छोटी होगी, दूसरा डोनबास का इलाका जहां अभी भी यूक्रेन का कब्जा है, उसको वापस लेने में लोकल पॉपुलेशन जो रशियन स्पीकिंग है उनकी मदद मिलेगी। तीसरा, दक्षिण में उन्होंने मारियोपोल पर तो कब्जा कर लिया है,
और अब वो पश्चिम की तरफ उड़ीसा की तरफ बढ़ेंगे। बीच में जो टाउन है, जो डिफेंसिव पोजीशन होगी माइकोलाइव, अगर वो उड़ीसा पर कब्जा करते हैं तो फिर यूक्रेन पूरे तरीके से लैंड लॉक हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी को बड़ा धक्का लगेगा। रशिया का एम ये होना चाहिए, उनका उद्देश्य क्या है वो तो दीपक साहब ने बताया कि पुतिन के दिमाग में क्या कोई नहीं जानता है, लेकिन मिलिट्री के हिसाब से अभी लड़ाई जो है इस इलाके में जो ओपन एरिया है, अभी तक बिल्ट अप एरिया में तो डिफेंडर को फायदा होता है, अभी ओपन एरिया में है। एक तो डिफेंसिव पोजीशन अगर वो जमीन में खोदी भी हुए तो हवाई जहाज से ड्रोन से नजर आ सकती, चुप ही नहीं रह सकती, जो कि बिल्ट अप एरिया में होती थी। अभी आर्टिलरी का ज्यादा रोल होगा, आर्मर का ज्यादा रोल होगा, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में स्टालिनग्राड की लड़ाई हुई थी, उसी किस्म की एक किस्म से कन्वेंशनल वारफेयर शुरू हो जाएगा। जिसकी आशंका भी जताई जा रही है, मेजर जनरल सहगल, एक तरफ सैंक्शंस लगे हैं रूस पर, उससे नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ युद्ध लड़ रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है सैन्य साजो सामान में बहुत पैसा खर्च होता है, टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा खर्च होता है, और तीसरी तरफ जो आर्थिक इसका असर है वो भी दिख रहा है। रूस को कहां देखते हैं आप? क्या वो बहुत पीछे चला जाएगा जहां वो था उससे, इस युद्ध की वजह से? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि ये लड़ाई हर प्रकार से एज ऑफ नाउ रशिया हार रहा है। पॉलिटिकली लड़ाई हार रहा है, इकोनॉमिकली इसकी बुरी हालत हो रही है, डिप्लोमेटिकली लड़ाई हार रहा है। जहाँ तक प्रोपेगेंडा का ताल्लुक है, बहुत बड़े पैमाने पर एक तरफा वेस्टर्न वर्ल्ड कंप्लीटली प्रोपेगेंडा में हामी हुई है रशिया के ऊपर। रशिया की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको छुपाया जा रहा है। जहाँ तक उसके सैनिकों का नुकसान है, कहा जा रहा है कि 12 से 15,000 सैनिक 100% मर चुके हैं। यूक्रेन की फिगर से अगर एग्जैजरेटेड भी हो तो 12 से 15,000 बहुत बड़ा नुकसान है। इन दी वॉर ऑफ अफगानिस्तान दे लॉस्ट अ टोटल ऑफ 12 to 15,000 ट्रूप्स। उनके कई हजार टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो बर्बाद हो गई हैं। पहले 2 दिन में जो रूस का खर्चा था वो तकरीबन $5 बिलियन था, और अभी तो 53 दिन हो गए हैं। बहुत कहा जा रहा है कि उसकी जो इकोनॉमी है ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई है। इंटरेस्ट रेट्स डबल हो चुके हैं। रूबल जो है बहुत ही नीचे गिर गया है। 1998 में जब रशिया में क्रैश हुआ था उससे भी नीचे आ गया है। ऐसे में उसकी डिपेंडेंसी जो है चाइना के ऊपर और बढ़ती जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पर रूस को हर प्रकार से नुकसान हो रहा है। उसको कुछ हिस्सों में जीत भी हुई है। बहुत बड़े पैमाने पर उसने, जहां तक यूक्रेन की एयरफोर्स है, एयरफोर्स को तकरीबन खत्म कर दिया है। उसने बड़े पैमाने पर उसकी नेवी को खत्म कर दिया है। उसने सी ऑफ अजोव के ऊपर कब्जा कर लिया है। जो बाल्टिक सी है उसके ऊपर भी उसका कब्जा काफी बड़े तरीके से हो गया है। वो कंप्लीटली जो यूक्रेन की इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट थी ऑन सी ऑफ अजोव। मॉरिपोल सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पोर्ट था। उनकी पूरी जो वीट एक्सपोर्ट होती थी, स्टील एक्सपोर्ट होता था, कमोडिटी एक्सपोर्ट होता था, सब मॉरिपोल के थ्रू होता था। बाल्टिक सी से भी कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा जो उनका एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है यूक्रेन का, उसको भी बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। उसके बावजूद भी किसी प्रकार से उसको मिलिट्री सक्सेस नहीं मिली जिसकी उसको अपेक्षा थी। इसके बावजूद कि उन्होंने पूरी अपनी ताकत इस युद्ध में बिल्कुल पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो सफलता नहीं मिली और 53 दिन तक ये युद्ध खिंच गया है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, 53 दिन तक ये युद्ध खिंच गया। शायद पता नहीं, आप रक्षा विशेषज्ञ, आप लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरा आकलन, मैंने जितना पढ़ा, जितना समझा, उसमें ये समझ में आया कि शायद रूस को भी इस बात की आशंका, उम्मीद नहीं थी कि 53 दिन तक ये युद्ध खिंचेगा और उसकी स्थिति ये हो जाएगी। जी हाँ, जब ये युद्ध चालू हुआ तो दुनिया के सारे देश, दुनिया के जितनी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी हैं और खासतौर से जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं, सबका यह विचार था कि रूस शायद कि में तीसरे, चौथे या 5वें दिन में घुस जाएगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की को या तो अरेस्ट कर लेगा या वो युद्ध में मारे जाएंगे या जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर यूरोप भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से रूस को जो सबसे बड़ा नुकसान अब ये हुआ है कि पूरे दुनिया में उसकी जो राजनीतिक साख थी, उसकी जो पॉलिटिकल जो इंप्रेशन था, उस पे बहुत बड़ा धब्बा लगा है। इसके अलावा दुनिया भर में जो मिलिट्रीज हैं, अब उनको पता लग गया है कि कई कारणों की वजह से पिछले 2-3 दशकों में रूस की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज थी, उनकी जो आर्मीज, नेवीज एंड एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल मैन्यूवरेबिलिटी जो कैपेबिलिटी थी, उसमें बहुत बदलाव आ गया है, डिटेरियोरेशन हुआ है। दुनिया भर के जितने मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जिन्होंने खास तौर से हमारी जैसे भारत में हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हमारे अफसरों ने रूस में ट्रेनिंग की है,
हम रूस के जो स्ट्रेटेजिस्ट थे, उनके जो जनरल कैडर थे, उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट, उनके जो बिल्कुल रूस को भी भारी नुकसान हुआ और यही हम आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको फिर हम बताएंगे कि युद्ध से यूक्रेन को कितना और क्या क्या नुकसान हुआ है, ये भी जानकारी आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रूस हमलावर देश है, फिर भी उसे नुकसान हो रहा। यूक्रेन का तो शहर दर शहर शमशान बनता जा रहा। आंकड़ों में देखिए, रूस के सामने हिम्मत के साथ डटे यूक्रेन को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये रूस की जीत है या हार है? यूक्रेन को नुकसान लगातार जारी और आंकड़ों के जरिए समझिए यूक्रेन का ये नुकसान। युद्ध जारी है, 53 दिन हो चुके हैं इस युद्ध के और सैनिक 3000 अभी तक यूक्रेन के मारे जा चुके हैं। घायल सैनिक जो हैं वो 10,000 से ज्यादा हैं। सबसे दुखद बात, बच्चों की मौत इस युद्ध में हुई है। 202 बच्चे मारे गए हैं और 361 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। नागरिक तकरीबन 1932 यानी 2000 के करीब नागरिक मारे गए हैं। ये यूएन की रिपोर्ट का हवाला है, यूएन ने ये आंकड़े दिए जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। घायल नागरिकों की संख्या 4521 है। यूक्रेन से जो लोग पलायन कर गए, बाहर चले गए हैं, या ध्यान रखिए उसमें पुरुष नहीं है, पुरुष केवल 60 साल के ऊपर के हैं या 18 साल से छोटे बच्चे हैं। उसके अलावा 46.5 यानी तकरीबन 46.5 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, जिनमें 90% महिलाएं और बच्चे हैं। उसकी वजह यह कि पुरुष 18 से 60 साल के पुरुषों के पलायन पर रोक लगी हुई है, वो यूक्रेन के बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए 90% सिर्फ बच्चे हैं और महिलाएं हैं। युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन की इकोनॉमी में भी वर्ल्ड बैंक ने भारी गिरावट का अनुमान जताया है। यूक्रेन के ये आंकड़े हैं, जिस देश पर हमला हुआ उस देश के आंकड़े हैं, तो ये किसकी जीत किसकी हार है ये हम आपको समझा रहे हैं। ये आंकड़े हैं, आंकड़ों के जरिए आप समझिए और तय करिए कि वाकई नुकसान दोनों तरफ से होता है किसी भी युद्ध में, मानवीय आर्थिक दोनों ही। जीडीपी में गिरावट यूक्रेन की 45.1% का अनुमान लगाया गया है। सोचिए 45.1% से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया गया है जीडीपी में यूक्रेन की गिरावट के। ये समझिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है जिसमें ये नुकसान की बात कही जा रही है। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण देवन हैं इस वक्त। डॉक्टर भूषण देवन, इस वक्त जो ये स्थिति है यूक्रेन की, यूक्रेन तो वो देश जिसने इस पूरे हमले को झेला है, इस तबाही को झेला है, उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, अब उसको इससे उबरने में, जब ये युद्ध खत्म होगा उसके बाद की बात कर रही हूं, बरस लग जाएंगे। बिल्कुल अर्चना जी, मुझे मौका दें 2-3 चीज कहने का। आजकल युद्ध जो है एक तरफा मिलिट्री युद्ध नहीं होता है, इकोनॉमी भी होता है, पर हर चुनौती में अवसर होता है। जो स्विफ्ट बेस्ड, पेट्रो डॉलर बेस्ड दुनिया की इकोनॉमी है, अमेरिका का जिसके ऊपर एक छत्र राज है, वो भी हिल सकता है। क्यों? रूस चीन इकट्ठे आए तो स्विफ्ट का जो इकोनॉमिक डॉलर वाला काम है वो हट जाएगा। और जैसे मिस्टर वोरा ने कहा, और वो रूस जो है गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अपने गोल्ड में लेगा और हो सकता है। और सुनिए, देखिए कितना नुकसान हुआ दोनों का, इकोनॉमी का हुआ, वेपन्स का, मिलिट्री का हुआ, साख का हुआ। पर देखना है हमें 9 मई जो विक्ट्री परेड होती है रूस में, उस टाइम तक कुछ न कुछ आर या पार का खेल होने का चांस काफी है, क्योंकि बहुत बड़ा अवसर होता है ये। और उसमें क्या है, देखिए अभी तक भी, अभी कल तो कहा था संडे 6 बजे तक या तो सरेंडर करो, और उसने कहा या तो हम आप बहुत ठोस कदम लेंगे। अब वो रूस कह रहा है कि मैरियोपोल हमारे हाथ में आ गया है। अगर आ गया है, सच है, सच कोई नहीं जानता, अगर आ गया है तो अच्छी बात है। क्यों? पूरा डोनबास, मैरियोपोल, क्रीमिया, ओडेसा, पूरा जो है बाल्टिक सी पे बैठ गया रूस, और इसके तहत ही आसार बन रहे हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि उनका भी लिमिटेड एम हो गया है। पूरा यूक्रेन को पकड़ना नहीं है, उनको आइसोलेट करना है अभी, ये तो करें वो। और तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये अमेरिका इसमें किसी मोहरा बना के यूक्रेन को, वो लाफिंग अप हिज स्लीव्स, हंस रहा है। क्यों? जो यूरोप बिखरा हुआ था, जब ट्रंप आया, सब यूरोपियन नेशंस को डांट लगा के चला गया, वो सारे यूरोपियन इकट्ठे हो गए हैं। अमेरिका इसमें जीत हो रही है उसकी। क्यों? उसके कुछ नहीं हो रहा, हर उसको दूर बैठा है, और पूरा रूस के बरखिलाफ मधुमक्खी का छत्ता यूरोप पूरा इकट्ठा कर दिया उसने।
ये इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर ये पूरा ईस्टर्न सेक्टर ले लेता है, जैसे जनरल कादियान कह रहे थे, पूरा ईस्टर्न सेक्टर अगर रशिया ले लेता है तो वॉर रुक जाएगा और रूस भी विक्ट्री मान के चल पड़ेगा। नहीं तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होने के भी चांस अभी भी हैं, जो बड़ा खतरनाक। तीसरी चीज, इसी के चलते आप देखना अमेरिका फंसता जाएगा तो ताइवान के ऊपर भी चीन झपट्टा मार सकता है। तो ये ज्यादा खींचना सबके लिए खतरनाक है, दुनिया के लिए भी, रूस के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। अर्चना जी। सर, दीपक वोरा जी, हम यूक्रेन पे बात करें। यूक्रेन की जो स्थिति है इस वक्त, अगर मारियोपोल कब्जे में चला गया है रूस के, जो रूस दावा कर रहा है और कह रहा है कि उसके जो थोड़े सैनिक बचे हैं वो एक हिस्से में हैं, वो सरेंडर कर दें नहीं तो वो मारे जाएंगे, ज्यादातर सैनिक उसके कब्जे में आ गए हैं, तो क्या अब आप भी देख रहे हैं कि ये युद्ध अब खात्मे की तरफ जा रहा है, या इसके बाद रूस का जो पर्पस था वो सॉल्व हो जाएगा और वो उसके बाद इस युद्ध को बंद कर सकता है? आपको बहुत ही अहम प्रश्न है जिसका जवाब देना आसान नहीं है। मेरे विशेषज्ञ, बाकी जो आपके विशेषज्ञ, सब ने कहा है कि 3 लेवल पर जंग लड़ा जा रहा है। एक इंफॉर्मेशन वॉर है, इकोनॉमिक वॉर है और दूसरी मिलिट्री वॉर है। तो ये तीनों में कुछ ना कुछ इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री से इंफॉर्मेशन वॉर और इकोनॉमिक वॉर खत्म नहीं होगी, सिर्फ इकोनॉमिक वॉर जीतने से मिलिट्री वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर खत्म नहीं होगी, इंफॉर्मेशन वॉर जीतने से बाकी 2 खत्म नहीं होंगी। मैं नहीं देख रहा इसकी कोई जल्दी इसका समाधान होने वाला। मैम, फायदा किसको हो रहा है? वो मेरे चाचा जी हैं ना जो समुद्र के उस पार हैं, उनके वेपन्स डीलर्स का फायदा हो रहा है। उनको चाहिए, और ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं, जनरल साहब बताएंगे, हमें चाहिए फॉरएवर वॉर्स, ताकि हम अपने हथियार बेचते जाएं। नहीं तो हथियार बनाने का फायदा क्या है? आपको एक चीज, छोटा सा उदाहरण देता हूं। जनरल साहब सब जानते हैं, दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्मामेंट इंडस्ट्री फ्रांस की है, जहाज बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते। उनका दुश्मन कौन है? किसके बरखिलाफ यूज करेंगे? हमें ही बेचेंगे, आपको बेचेंगे और लोगों को बेचेंगे और अपना पैसा बनाएंगे। तो जो हम देख रहे हैं, फायदा यूएस का हो रहा है, फायदा आर्म्स डीलर्स का हो रहा है। ज़ेलेंस्की साहब को दुनिया का उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमिक हीरो बना दिया, उसको नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा इस साल, आप देखिएगा। उसके नोबेल प्राइज की इतनी छवि खराब होगी, उसको दे देंगे। और रूस को वो काफी हद तक कमजोर कर चुके हैं। सबसे बड़ा नुकसान जनता का, यूक्रेन की जनता का। जब हाथी लड़ते हैं अफ्रीका में, कहते हैं नुकसान घास का होता है, और वही इस युद्ध में भी हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल कादियान, क्या जिस तरह से नेटो से अब जेलेंस्की ने और हथियार मांगे हैं, लगातार हथियार दिए जा रहे हैं, अमेरिका हो, नेटो हो, या अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध रुके? क्योंकि जो बात दीपक वोरा कह रहे हैं, जो बात और भी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि युद्ध की सप्लाई, युद्ध चलता रहेगा तभी उनके हथियारों की सप्लाई होगी और तभी वो कमा पाएंगे, यही उनका मेन मोटिव है। ये लड़ाई अमेरिका और रशिया के बीच में है। यूक्रेन तो इसमें एक युद्ध क्षेत्र है और जेलेंस्की तो एक एक्टर है, डायरेक्ट तो इनके वॉशिंगटन में बैठे हुए। तो नुकसान तो यूक्रेन को होना ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होगा, वो भी गया है, लोग मरेंगे, उनकी इकोनॉमी बहुत पीछे चली जाएगी। पश्चिमी देश अभी भी चाहेंगे कि युद्ध चलता रहे, इसलिए वो आधुनिक हथियार अभी दिए जा रहे हैं यूक्रेन को, उनको उकसाए जा रहे हैं। जेवलिन मिसाइल जो कि दुनिया का सबसे एडवांस एंटी टैंक मिसाइल है, वो इनको दिए हुए हैं। और ड्रोन अभी दिए जा चुके हैं और दिए जाएंगे टर्की की तरफ से। लेकिन अगर रशिया ओडिशा की तरफ कामयाब होता हुआ नजर आया, जो कि एक बहुत बड़ी विजय रशिया की होगी, तो शायद नेटो की नेवी ब्लैक सी में आएगी उनको रोकने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो रशिया ने चेतावनी दी है कि जो दे रहे हो इनके परिणाम प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। फिर रशिया शायद न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल करने पर मजबूर होगा। ये तो प्रेडिक्शन भी थी जो बहुत बड़े नेस्ट्राडामस की के 2023 में वर्ल्ड वार होगी। उम्मीद है उसकी शुरुआत नहीं है, लेकिन अगर ओडिशा ले लेते हैं, यूक्रेन को लॉकअप कर देते हैं, तो रशिया को फिर और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने किएव से क्या लेना है? ठीक है सर, दीपक जी आपके पास आऊंगी, आपको कुछ कहना है आपके पास आऊंगी, बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी, लेकिन पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, जिसमें यूक्रेन, बेलारूस और मोल्दोवा भी शामिल हैं। आंकड़े देखिए और समझिए कैसे हम कह रहे हैं कि पूर्वी यूरोप को नुकसान हो रहा है। यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा इसमें शामिल हैं।
सबकी बात करें अगर पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र की, तो जीडीपी में इसके 30.7% का अनुमान लगाया गया है। गिरावट का जीडीपी में 30.7% जीडीपी में गिरावट हो सकती है, इनमें यह अनुमानित है। यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी इस युद्ध के चलते इस साल गिरती हुई दिख रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुमानित आंकड़े हैं ये। वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि कितने फीसदी का नुकसान हो सकता है। मध्य एशिया की अर्थव्यवस्था में 4.1% की गिरावट आ सकती है। युद्ध से पहले ये वृद्धि 3% थी और अब गिरावट की बात कही जा रही है। अर्थव्यवस्था में गिरावट 4.1% हो सकती है। ये बात वर्ल्ड बैंक के आंकड़े कह रहे हैं और आंकड़े ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझ पाएं। समझना आसान होता है आंकड़ों के जरिए कि नुकसान कितना हो रहा है, किसे हो रहा है। दीपक जी, मैं इस जो सेगमेंट है इसके सवालों पर जाऊं, इससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं जो आपने सवाल पूछा है उसी के बारे में कुछ कहना चाहता, जो बाकी विशेषज्ञों ने भी कहा है कि आपको याद होगा जून पिछले साल में जो बाइडेन की साहब जिनीवा में उनकी मुलाकात हुई थी, व्लादिमीर पुतिन की, सब लोग स्कीज हैं आजकल, उनके साथ मुलाकात हुई थी, बोला था हम तेरे साथ धंधा कर सकते हैं। अब क्या हो गया? भाई फोन उठा और बात कर पुतिन के साथ, मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ, जा वो नंबर घुमा, उसको बोल भाई ये क्या कर रहा है, सारी दुनिया से बात कर रहा है, छोटे से छोटे देश से बात कर रहा है, पुतिन से बात नहीं करे। ये क्या घमंड है, ये क्या ऑब्सेशन है? जवाब आप दीजिए। जी मेजर जनरल सहगल, जिस हमने पूर्वी क्षेत्र की, पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्था की बात की, नुकसान सिर्फ रूस को नहीं हो रहा, यूक्रेन जिस देश में युद्ध लड़ा जा रहा उसको नहीं हो रहा, बल्कि अगल बगल के जो देश है उनको भी नुकसान हो रहा है। पूरी दुनिया को अगर छोड़ दें तो उसके बावजूद जो ये हिस्से, इनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखो, इसमें किसी प्रकार को कोई शक नहीं, जिस जगह पर लड़ाई हो रही है सबसे ज्यादा नुकसान तो उस देश को हो रहा है। जैसे कि आपने कहा तकरीबन 47% इकोनॉमी उसकी गिर रही है, जीडीपी गिर रही है। उसके बाद में रशिया को, बेलारूस को, मोल्डोवा को, लेकिन सारी दुनिया को भी नुकसान हो रहा है, हिंदुस्तान को भी नुकसान हो रहा है। अगर आप देखो वर्ल्ड बैंक ने हिंदुस्तान का भी जो है आंकड़े 9% से ऑलमोस्ट 8% दिया है। हमारा अपना रिजर्व बैंक जो है चिंतित है कि इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में बढ़ रही है, हमारे नेबरहुड में भी बढ़ रही है। सारी दुनिया का नुकसान हो रहा है। सारी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर्स की कमी होगी, फूड की कमी होगी, कमोडिटीज की कमी होगी, स्टॉक मार्केट्स में बहुत बड़ा गिरावट आएगी, आपके इंटरेस्ट रेट्स में बड़ा चढ़ाव आ रहा है। तो सारी दुनिया इफेक्टेड है। प्रिंसिपल डिसीजन मेकर्स अमेरिका में बाइडेन नहीं है और रशिया में मेरा नहीं ख्याल पुतिन है। जो प्रिंसिपल डिसीजन मेकर्स आज है, चाहे फ्रांस में मैक्रोन नहीं है, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है राइट फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं चाहेगा किसी भी हालत में ये लड़ाई रुके। 9th में तक भी ये लड़ाई नहीं रुकेगी। वो चाहेंगे कम से कम ये लड़ाई एंड ऑफ दिस ईयर तक चले, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को होगा और वही है जो लड़ाई करवाते हैं। लेकिन ले पेन जो 24 अप्रैल को लड़ाई का उनका इलेक्शन है मैक्रोन के साथ में, वो साफ तौर पे कह रही हैं कि अगर मैं इलेक्शन जीत गई तो फ्रांस को नेटो से अलग कर लूंगी, यूरोपियन यूनियन को कमजोर करूंगी, और वो कह रही है कि मैं रशिया के साथ रिश्ते नाते इंप्रूव करूंगी, ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा अगर रशिया बड़े ज्यादा क्लोज हो जाए चाइना से। बड़ा लाजमी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को अपनी स्ट्रेटेजी बदली करनी है और चाइना की तरफ इसको पूरी तरह धकेलना। सो विद इन द वेस्टर्न वर्ल्ड अगर ये इलेक्शन में ले पेन जीत जाती हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन तो काफी से ज्यादा चिंतित है कि ले पेन ना जीते, बट ले पेन जो बोल रही है बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, क्या आप भी इस युद्ध को अभी बहुत आगे खिंचता हुआ देखते हैं, या आपको लग रहा है जिस तरह से मारियोपोल या डोनबास पे अगर कब्जा हो गया तो उसके बाद ये युद्ध रुक सकता है वहां तक? देखिए, रूस जो है इसमें मिलिट्री विक्ट्री अब फिलहाल तो शायद नियर फ्यूचर में ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। अगर रूस इस युद्ध को ज्यादा लंबा खींचेगा तो उसको इकोनॉमिक आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक इन बिटवीन सोल्यूशन राष्ट्रपति पुतिन खोज रहे हैं, जहां पे कि वो अपने देश की जनता को दिखा दे कि उनका, रूस के लोगों का यूक्रेन के ऊपर एक तरह से विजय प्राप्त हो गया और रूस की जो हित थे, उसके रूस के जो इंटरेस्ट थे उनको लुक आफ्टर किया गया। राष्ट्रपति पुतिन अपनी मिलिट्री को भी कन्विंस कर लेंगे कि रूस की मिलिट्री ने बहुत अच्छी बहादुरी से लड़ते हुए अपने शत्रु पर विजय पाई।
इससे क्या होगा, एक वाया मीडिया निकलेगा, एक मिडिल पाथ निकलेगा, जिसमें कि यूक्रेन भी दुनिया के सामने और खासतौर से अपने देश के जनता के सामने एस्टेब्लिश कर देंगे कि वो रूस के बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने संकट के समय पूरे दुनिया को, पश्चिमी देश को चैलेंज किया और रूस के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेव किया। हाँ, ये युद्ध क्या बहुत लंबा चलेगा? मेरे ख्याल से ये युद्ध बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सारे देश परेशान हैं। दुनिया में जो आर्थिक उथल पुथल हो रही है, जैसे कि मेरे को जनरल साहब ने बताया, सारे दुनिया के जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल हो रही है। पेट्रोल, डॉलर्स, दुनिया के छोटे छोटे मुल्क, आपने देखा श्रीलंका में क्या हो रहा है। अभी एम्बेसडर साहब ने बताया कि नेपाल में क्या हो रहा है। तो दुनिया के सारे देश स्थिरता चाहते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस में जो बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें से एक ही मुद्दा सामने आ रहा है कि अगर दुनिया को एक स्टेबिलिटी देनी है और दुनिया आस्ते आस्ते प्रगति के पथ पे अगर भेजना है, तो उसका एक ही तरीका है कि इस युद्ध को तुरंत जल्दी से किस तरह से भी शांति की तरफ मोड़ा जाए। भारत ने भी बहुत कोशिश की है, इजराइल कोशिश की है, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति अभी कहा गया है, हमारे कोपलिस में उनको एडमायर करता हूँ, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं या भावी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मोरलेस बोल ही दिया है कि रूस को दुनिया के साथ आना पड़ेगा, जिसमें फ्रांस उसकी मदद करेगा। जी हाँ, चलिए, तो फ्रांस उसकी मदद करेगा, बात सामने आई है। मैं कमांडर भूषण देवन के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं, बता दें कि क्या चीजें, क्या आंकड़े हैं और वो क्या कह रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे ज्यादा कीमत यूक्रेन ही चुका रहा है। यूक्रेन की तबाही को देखकर ऐसा लगता है कि हौसले के अलावा उसके पास खास कुछ नहीं बचा। रूस ने आक्रामक हमलों से कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। ये किसकी जीत किसकी हार है, ये आप तय करिए। यूक्रेन की तबाही अभी तक हुई है, कितने शहर उसके ध्वस्त हुए हैं? 10 शहर तबाह हो चुके हैं, यूक्रेन के 10 शहर। इंफ्रास्ट्रक्चर $80 अरब का तबाह हुआ। 23,000 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो बर्बाद हो गई हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट तबाह हुआ, 37,000 वर्ग मीटर। किंडरगार्टन जो स्कूल है 319 वो खत्म हो गए। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जिनकी जरूरत इस वक्त युद्ध में भी सबसे ज्यादा होती, 205 वो तबाह हो गए हैं, नेस्तनाबूद हो गए हैं, यानी अब उनका नामो निशान नहीं बचा। शैक्षणिक संस्थान जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है 546 वो बर्बाद हो गए। फैक्ट्री तबाह हो गई 145, सरकारी इमारतें 54 तबाह हो गई हैं। अगर आप ये आंकड़े देखें तो ये आंकड़े डराते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा देश ही तबाह हो गया है। 277 पुल तबाह हो गए। मिलिट्री एयरफील्ड 10 तबाह हो गई हैं। एयरपोर्ट 8 खत्म कर दिया। सबसे पहले हमला जो किया था वो एयरपोर्ट पे ही किया था, जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी रूस ने किया था। 2 बंदरगाह तबाह हुए। धार्मिक इमारतें 74, सांस्कृतिक इमारतों पर भी हमला किया गया और वो 62 ऐसी सांस्कृतिक इमारतें हैं जो ध्वस्त हुई हैं, जिनको नुकसान हुआ है, जिन पर हमला किया गया है। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं कमांडर डॉक्टर भूषण देवन। जो ये आंकड़े हमने दिखाए, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक देश खत्म हो गया, एक देश में कुछ नहीं बचा, जिसके 10 शहर तकरीबन तबाह हो चुके हैं, इतना भारी नुकसान हुआ हो, उस देश को दोबारा खड़े होने में शायद बरसों लग जाएंगे, और खड़ा भी हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक कहा आपने अर्चना जी। बड़ी अफसोस की बात है, जो कॉमेडी हीरो जेलेंस्की साहब बाइडेन के झांसे में आके मोहरा बन गए हैं और तबाही करा रहे हैं देश की। पर मैं आपसे 2 चीजें और सीरियसली कहना चाह रहा हूं। जैसे जनरल सेगल ने कहा कि फ्रांस भी अमेरिका रूस के नजदीक आना चाहता है, ये वेल नोन है। जर्मनी भी नॉर्थ टू स्ट्रीम गैस लाइन उन्होंने कमीशन नहीं की है, वो भी चाहेंगे चीप गैस रूस से उनको मिले। तो बात क्या है, अमेरिका नहीं चाहता है कि पड़ोसी माने एक तरफ रूस, एक तरफ यूरोप के बड़ी इकोनॉमीज जर्मनी, फ्रांस, ये इकट्ठे मिले। कौन नहीं चाहता है? अमेरिका नहीं चाहता है। इसलिए लड़ाई ये भी कारण बड़ा भारी, और उसके लिए इन पर लड़वा रहा है। देखो, रशिया मॉन्स्टर है, किलर है, बुचर है। इस टाइप से शायद न्यूक्लियर वेपन वाली बात ना आए, क्योंकि वो उसका पक्का हो जाएगा, वो बुचर है। तो ये चीज नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने भी कहा, डोनबास रीजन में ऐसे रशियंस हैं, आप समझिए जैसे हम इंडियंस हैं। हमारे तमिल श्रीलंका में फंसे हुए हैं, पिट रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अगर इंडियन आर्मी IPKF गई हो तो अलग चीज हो गई, पर वहां हम जाएं, उनको बचा पाएं, तो हमारे लिए अच्छी बात है। पुतिन के लिए कहना कि मैंने वहां रशियंस को बचाया है, तो ये एम भी वो कर लेगा तो बड़ी भारी बात है। पर एक बड़ी भारी बात समझिए आप, पुतिन ने जो लड़ाई शुरू की, क्या कहे 3 एम्स: डीनाजिफिकेशन,
डीनाजिफिकेशन कहाँ हो रहा है? डोन मार्च में रशियन स्पीकिंग को मारा जा रहा था, रशियन लैंग्वेज भी अलाउ नहीं की थी उनको। तीसरा उन्होंने क्या कहा? डिसआर्मामेंट, इनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करो। आपने बताया अर्चना जी उनकी मिलिट्री व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग की और भी चीजें तबाही हो रही है। और तीसरी चीज उन्होंने बताई, भाई साहब आप नेटो में नहीं जाएंगे, वो तो बात खत्म ही हो गई, समझ लीजिए आप। तो तीनों चीज तो अचीव वो कर रहे हैं। हाँ, कॉस्ट बहुत है, इसलिए मेरी समझ में ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए, अभी तो आगे समय बताएगा। अर्चना जी। दीपक वोरा जी, क्या जो स्थिति अब यूक्रेन की है इस युद्ध के बाद, क्या जो अमेरिका है या जो और देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वो सहयोग करेंगे यूक्रेन को दोबारा खड़े होने में? क्योंकि एक तरह से ये देश कह सकते हैं बहुत हद तक खत्म हो चुका है। शायद अपने आप तो ये खड़ा ही नहीं हो पाएगा, लेकिन सहारा और साथ कितना मिलेगा? क्योंकि पहले भी जो वादा किया गया वो वादा तो निभाया नहीं जेलेंस्की ने, और वो झांसे पे आ गए, जेलेंस्की के साथ, और वो झांसे में आ गए। इराक पे हमला किया था, इराक का तेल लेके वहां की रिकंस्ट्रक्शन में भागीदार बनी अमेरिकन कंपनी। अफगानिस्तान पे हमला किया था, बर्बादी की थी। अफगानिस्तान के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है जो अमेरिका ले सकता है, दुम दबा के भागे वहां से। जहां जहां ये लोग गए हैं, जहां इनका फायदा होता है उसको देखते हैं, उसके बाद कहते हैं तू कौन, मैंने तो कभी तेरा नाम। मार्शल प्लान हुआ है, मार्शल प्लान यूरोप में। सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है, नहीं सर, वी नॉट टॉकिंग अबाउट सेकंड वर्ल्ड वॉर, सर प्लीज। मार्शल प्लान आई वाज इन्वॉल्वड इन द इम्प्लीमेंटेशन इन अ लेटर स्टेज। सॉरी सर, क्षमा कीजिए। तो मैं आपको इतना कहना चाहता था मैम कि जो इस समय स्थिति वहां पर है, मुझे ये नजर आ रहा है या एक पॉलिसी चेंज होती है, मैंने अपने तजुर्बे में देखा, या पर्सनालिटी। अगर ये जो जेलेंस्की साहब हैं, इनके पास थोड़ी सी भी देश प्रेम की भावना है, छोड़ के चले जाएं। अमेरिका में जाके मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट खोलें, वहां अच्छा पैसा बनाएंगे, उनके चाचा जी बाइडेंस्की उनको मदद भी करेंगे। बट इफ नहीं जाते हैं, मैं नहीं देखता कि और कोई संभावना है कि ये खत्म हो सकेगा इतनी जल्दी। आपने पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा है कि हम आपको वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल के सामने लेके जाएंगे। आपने बशार अल असद के बारे में कहा था, वो रूस के पास दौड़ा गया। अब देखिए सीरिया में क्या हो रहा है। मैम ये चलता नहीं है, अमेरिकियों को मालूम नहीं है पोलाइटनेस क्या होती है डिप्लोमेसी में। हमारे पास आए, हम समझा देंगे उनको, बट कोई जल्दी इसका समाधान नहीं होने वाला। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल कादियान, आप क्या स्थिति देखते हैं? आपका आकलन क्या है, खासतौर पर जब पड़ोसी देशों को भी इतना ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है, आर्थिक रूप से वो पिछड़ रहे हैं और इसका असर पूरी दुनिया में है? इस नुकसान को मैं दो हिस्सों में देखना चाहता हूं। पहला मिलिटरिलिस्टी, कि रशिया के कितना मिलिट्री हार्डवेयर बर्बाद हुआ है। अटैकर की लॉसेस हमेशा डिफेंडर से ज्यादा होती है, खासकर शहरों में जब आप लड़ते हो, उनके पास तो अंडरग्राउंड शेल्टर है सब। तो ये बहादुरी सिर्फ मीडिया के, बाकी तो आप अंदर नीचे बैठे हुए तो क्या लड़ाई करते होगे। दूसरा, अगर रशिया अपने उद्देश्य को हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ तो मेरा मानना है वो भी इस वजह से नहीं होगा कि उनको रिसोर्स की कमी है। उनकी सुपीरियरिटी जो थी यूक्रेन के मुकाबले में बहुत ज्यादा। दूसरा, इकोनॉमिक लॉस की आप बात करते हो, हम सिर्फ रशिया की तरफ ही फोकस रखते हैं या यूक्रेन की तरफ। जर्मनी की इकोनॉमी आज के दिन दुनिया में नंबर 4 पर है। इसकी वजह क्या थी? वो रशिया से सस्ती गैस लेते थे और अपने फैक्ट्रियां चलाते थे और अपने प्रोडक्ट चाइना वगैरह को बेचते थे जी। अगर वो गैस की सप्लाई बंद हो गई तो उनकी मार्केट कंपेटिटिव नहीं रहेगी। यही वजह है कि एनर्जी सप्लाई में भी चल रही है यूरोप में, इतने पाबंद लगने के बाद भी सप्लाई चल रही है। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम तो जब अमेरिका में थे उनसे पूछा गया कि आप क्यों रशिया से तेल ले रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम जो 1 महीने में तेल लेते हैं वो तो यूरोप के देश है कि आप उनमें ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जवाब दिया था और यही है बदला हुआ भारत, क्योंकि अमेरिका ने बहुत कोशिश की भारत को दबाव में लाने की, लेकिन भारत ने जवाब दिया और ये सबसे मुफीद जवाब था कि हम जो 1 महीने में लेते हैं तेल, वो आप ले लेते हैं सिर्फ 1 दोपहर में। हम सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आंकड़े हमारे फैसला आपका में आज बस इतना ही। तो आंकड़े हमने आपके सामने रखे, आप समझिए और तय करिए किसको कितना नुकसान इस युद्ध में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।